हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 7, 8 एंड 10 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। आज इसकी 10 जुलाई को 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जानी है। उनमें से जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस शिफ्ट की एनालिसिस देखने वाले हैं हम लोग। इसमें जो आप लोगों के जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हर एक क्वेश्चन के आसपास और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ फैक्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड। जो आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कब समाप्त किया गया था और क्यों समाप्त किया गया था। तो देख लेते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट किया गया था भाई, आईएनसी के अंडर में, गांधी जी के द्वारा। इन सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन इन कोलकाता में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का। फिर क्या होता है, एक 5 फरवरी 1922 का दिन आता है। 5 फरवरी 1922 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का चोरा चोरी कांड, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोरखपुर यूपी में। तो वहाँ पर कौन सा कांड हो जाता है, चोरा चोरी कांड। वहाँ पर जो जनता है पुलिस थाने में आग लगा देती है और वहाँ पर वो नॉन वायलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वैसी घटना से जो गांधी जी थे वो बहुत हताश हुए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन लेते हैं और फरवरी 1922 में ये जो मूवमेंट है इसको वापस ले लिया जाता है भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये था आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, व्हेन चाइना इन्वेड तिब्बत। तो चाइना ने तिब्बत को कब इन्वेड किया था। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 1950 में उस पर तिब्बत पर इन्वेड किया था। उसके बाद क्या था, तिब्बत पर जो वहाँ के जो दलाई लामा थे वो कब भागे थे वहाँ से, 1959 में 10,000 लगभग कितने 1 लाख तिब्बतन के साथ वहाँ से भागकर कहाँ गए थे, इंडिया में आ गए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना किस ईयर में, 1959 में। अटैक कब हुआ था, 1950 में। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था, व्हेन द बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरजाना। तो बाबर जो है ना फरजाना का रूलर कब बना था। तो बाबर बना था आप लोग का 1494 में। उस समय बाबर की एज कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की एज में बाबर ने फरजाना का रूलर बना था। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुगल थे उनका ऑर्डर क्या था। इनके ऑर्डर की ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है, यही ऑर्डर चलता है हमेशा। इसकी ट्रिक रहती है भज सब। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आएगा था। अगर आप लोग ये 5 वर्ड याद रखेंगे तो आप लोगों की ये ट्रिक याद रहेगी। सबसे पहले बाबर आते हैं, 1526 से लेकर के 1530 तक रूल करते हैं। उसके बाद हुमायूं आते हैं। देन हुमायूं के बाद क्या आते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो ये ऑर्डर रहता है जितने भी मुगल किंग हैं उन्होंने किस ऑर्डर में रूल किया है। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो औरंगजेब है उसकी डेथ कब हुई थी। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। 1658 में औरंगजेब रूल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो मराठी है। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। उसके बाद सेकंड मोस्ट आप लोगों की बंगाली होती है और थर्ड मोस्ट आप लोगों की मराठी होती है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ था आप लोगों का चेन्नई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु विन द पर्पल कैप इन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग। जो पहली बार वुमेन की प्रीमियर लीग हुई है 2023 में, उसमें पर्पल कैप किसने जीती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है जीती किसने है। तो ये जीती थी मुंबई इंडियन ने। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितनी टीमें थी। तो टोटल 5 टीमें इसमें थी। उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ कि ऑरेंज कैप किसने जीती है, पर्पल कैप किसने जीती थी, हैले मैथ्यूज ने जीती थी। उसके बाद फिर ये आप लोगों का कैच ऑफ द सीजन किसने लिया था, ये हरमनप्रीत कौर ने था। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें यहीं पर मेंशन कर दी, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पर्पल किसको मिली है, ऑरेंज किसको मिली है, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग एनी पाथ। तो चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं डीवी से और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि करंट एंड वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय ओम लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो आप लोगों का करंट होती है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम इसे हटाते हैं तो V इक्वल टू आ जाता है IR और R होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था जो रेजिस्टेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं।
तो रेजिस्टेंस को डिनोट करने का जो वर्ड होता है या तो कैपिटल आर होता है, कई बार ये भी रहता है ओमेगा। तो आप लोगों से जो भी वर्ड दे रखा होगा आप लोग उसी से आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ये था रेजिस्टेंस वाला। उसके बाद आप लोगों से पूछा विच बॉन्ड प्रेजेंट इन द C2H6। तो C2H6 में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एथिलीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें होता है आप लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो DMA थी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, दिल्ली में है। ये बनी कब थी, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जो NDMA एक्ट आया था 2005 में, तो उसी के आधार पर बनाई गई थी आप लोगों की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो 2005 में बनाई गई थी। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा करंट में, वही इसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा, किसका, NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इससे आप लोग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। इसमें यह भी हो सकता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे हो NDMA के, और ये पूछा सकते हैं कि आप लोगों को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो NDMA में नहीं आता है। 4-5 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, आप लोगों को 9 बताना था कि कौन सा नहीं आता है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि सर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो आप लोगों से क्लासिकल लैंग्वेज से हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी आप लोगों की तेलुगु एंड कन्नड़ होती है। सारी क्लासिकल लैंग्वेज बता देता हूँ मैं, टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती है। सबसे पहले तमिल, जो मिला था तमिल, तो पहली बार 2004 में तमिल थी। उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु एंड कन्नड़, फिर मलयालम आप लोगों की आती है 2013 में, और उड़िया को 2014 में जो लेटेस्ट लैंग्वेज ऐड की गई थी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, उड़िया 2014। हाउ मैनी फेज इन 2011 सेंसस। जो 2011 का सेंसस हुआ था वो कितने फेज में कंडक्ट करवाया गया था, तो टोटल 2 फेज में कंडक्ट करवाया गया था। अब इस सेंसस से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, 1 लाइनर की फॉर्म में, अलग से वीडियो भी कराई थी। तो बाकी यहाँ पर भी देख लेते हैं। पहली बार सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, तो 1872 में, 1881 में, जो आप लोगों का लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था। लेकिन इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1872 में। लेकिन जो आप लोगों का कंटिन्यूस स्टार्ट किया था 1881 में। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि 2011 का जो सेंसस है इंडिया का 15वां है और 7वां था इंडिपेंडेंस के बाद। मोटो क्या था इसका, अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। रजिस्ट्रार जनरल कौन है इसके, C चंद्रमौली। इमेज फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट पुट ऑन द फोकस इन द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, तो कनकेव मिरर के जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, पहले भी मैं आप लोगों को ये पिक दिखा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर इन्फिनिटी पर होगा तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, एट द प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। उसके बाद जो आप लोगों से पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आप लोगों से कोई सी भी पोजीशन पूछी जा सकती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जहाँ पर होगा उसके हिसाब से आप लोग को इमेज देख लीजिएगा कि इमेज कहाँ पर बनेगी। रट के जाना जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। फिर आप लोगों से पूछा गया था स्टेटमेंट रिलेटेड टू केसरी बुक। तो जो केसरी बुक है इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे। आप लोगों से पूछा था कि ये स्टेटमेंट किसके हैं। तो केसरी क्या आती है, एक मराठी न्यूज़पेपर था जो कब पब्लिश किया गया था, 1881 में। किसके द्वारा, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और ये भी याद रखना कि मांडले जेल में कौन गए थे, तिलक गए थे। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। होम रूल लीग जो मूवमेंट है एनी बेसेंट के साथ किसने स्टार्ट किया था, वो भी बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। तो इतने सारे। और जो आप लोगों का महाराष्ट्र में फेस्टिवल जो होता है आप लोगों का गणेश वाला, वो किसने स्टार्ट किया था, वो भी तिलक जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये इसकी थीम थी 2023 वाली। पहली बार वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया था, तो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। आप लोगों को याद रखना कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आप लोगों का अर्थ डे। तो कुछ भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1935 में पास हुआ था। इसके आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे होंगे कि कौन से स्टेटमेंट इसमें नहीं था। तो इसमें जो जो चीज़ें थी मैं आप लोगों को सारे लिख के बता देता हूँ। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था इसका, इसमें क्या था, बाई कैमरल जो था लेजिस्लेचर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविंसेस में जो ऑटोनॉमी आ चुकी थी, डाईआरकी आ चुकी थी आप लोगों की सेंटर पर, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। और फेडरल कोर्ट जो आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट बना था बाद में जाकर, वो भी किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, तो वो भी यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो स्टार्टिंग में उसका नाम फेडरल कोर्ट था, बाद में जाकर के उसका नाम चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है आप लोगों की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होती है, तो मिर्ज़ापुर से पास होती है। टोटल कितने स्टेट से पास होती है, टोटल 5 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से स्टेट है देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 स्टेट से पास होती है, याद रखिएगा।
उसके बाद आप लोगों से पूछा था कि डेविड वार्नर ने आईपीएल 2023 में कितने रन बनाए हैं टोटल आज तक। तो आप लोगों को पता ही है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, 176 मैच खेल चुके हैं, तो इन्होंने जो रन बनाए हैं 6397 रन बनाए हैं। एवरेज कितना है इनका 41.54 है। और इन्होंने कितनी 4 सेंचुरी लगा रखी है, 61 हाफ सेंचुरी लगा रखी आईपीएल में। बाकी डेविड वार्नर हिजदा 646 छक्के, आप लोग छक्के याद रख सकते हैं, 226 छक्के लगाए हैं। और ये दिल्ली की ओर से खेले थे 2023 में, 6.25 करोड़ में इनको परचेज किया गया था। देख लेते नेक्स्ट आता है अपना मैग्निफिकेसेंट, जो आप लोग के रथ केव टेम्पल है महाबलीपुरम में, तो वो किस डायनेस्टी ने बनाए थे, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, जो रूलर थे किंग थे उनके द्वारा। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेंचुरी में बनवाए गए थे, तो 7वीं और 8वीं सेंचुरी में ये बनवाए गए थे पल्लव डायनेस्टी के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछे थे कि निकनेम पूछा था हिस्ट्री में थे कि इनमें से कौन सा निकनेम किसका है, तो मैंने आप लोगों के लिए सारे निकनेम लिख दिए हैं कि किसको किस निकनेम से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, बापू बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, बादशाह खान बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी को गोल्ड ग्रैंडमैन ओल्ड ओफ इंडिया बोलते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि बोलते हैं। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोलते हैं। सलीम अली को बर्ड ऑफ मैन बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी या पंडित जी बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेजिडेंस बोलते हैं, रेनेसा। फिर आता है दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बोलते हैं। मदर टेरेसा को मदर बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, पेरेट्स ऑफ द पेरेट्स बोलते हैं। शंकराचार्य को सेज ऑफ कांची बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोला जाता है। पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि बोला जाता है, कवि गुरु बोला जाता है, गुरुदेव भी बोलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बोलते हैं साहित्य सम्राट बोलते हैं, सम्राट। उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या बोलते हैं, कथाशिल्पी बोलते हैं, कथाशिल्पी। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा को आप लोग इंडाइलेक्टन वन। चाणक्य को बोलते हैं मैकियावेली ऑफ इंडिया। ध्यानचंद को बोलते हैं मैजिशियन ऑफ हॉकी। सरोजिनी नायडू को बोला जाता है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए, किसका निकनेम क्या होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा। तो ये थे क्वेश्चन जो मुझे मिले थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो नहीं मिले आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे मैं आप लोगों को पीडीएफ में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप हाई स्टडी चैनल की ओर से की जा रही एनालिसिस आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग शिफ्ट होगी सेकंड शिफ्ट, उसकी भी एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोग को मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग @HighStudyHS सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। 6000 मेंबर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई, 8 जुलाई और 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है। 10 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। इस वीडियो में हम जो सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हुई है 10 जुलाई की, उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे देखने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि G20 की जो 2023 की मीटिंग है ये कहाँ पर होगी, तो ये इंडिया में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है। 2023 में अगर कोई भी समिट रहेगी तो वो यही है, G20 की मीटिंग कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था 13वें नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप है 2023 की, इसको किसने जीता है, तो ये हुई थी आप लोगों की मध्य प्रदेश ने झारखंड को बीट करके जीता है। ये 13 नंबर की थी वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप इन हॉकी। किसने जीती है, एमपी ने। NDMA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। ये एक एपेक्स बॉडी है। किसकी एपेक्स बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाली बॉडी है, जो क्या करती है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट को कम करने के लिए। ये कब बनाई गई थी, तो जो NDMA एक्ट आया था 2005 उसके हिसाब से बनाई गई थी ये बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का नबार्ड क्या है, तो ये पूछा था ये किस टाइप का बैंक है, तो ये एग्रीकल्चर बैंक है। नबार्ड की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट। कब बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था। और किस कमेटी ने नबार्ड को रिकमेंड किया था, तो शिवरामन कमेटी थी। ये कमेटी भी आप लोगों से पूछी जाती है। फिर पूछा था ओम के जो ला है उसका एक्सप्रेशन पूछा था, जो होता है V=IR या I=V/R भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। ये तो मतलब इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछे गए थे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था कि मेथेन प्लस क्लोरीन की जो रिएक्शन बनती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है,
तो मेथेन के क्या होता है, एक एल्कलीन होती है हैविंग सिंगल कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं मेथेन के पास, CH4 होता है। तो मेथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है तो एक इस टाइप की तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनती है। कैसी ये था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनती है इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट हैविंग द कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। क्या बनता है आप लोगों को, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोगों का यौगिक बनता है लास्ट में। लाइम स्टोन का जो डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है, वो होती है आप लोगों की एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें आप लोगों की हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होता है तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसमें आप लोगों की हीट एब्जॉर्ब होती है, तो एक इस टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर। तो आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है। तो अमीबा जो होता है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज ए सिंगल सेल एंड ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द, एक सिंगल सेल एनिमल होता है और सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं इसमें वो सारे के सारे उस सिंगल सेल में ही होते हैं। तो अमीबा इसका आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा था टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। जो टिश्यू होता है एक बायोलॉजी में इसको ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उसको टिश्यू बोलते हैं, जिसके पास द सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो वर्ड है टिश्यू ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंच में वेव। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड इन ब्यूटेन। तो कितने होते हैं इसमें, द मोलिकुलर फॉर्मूला ब्यूटेन C4H10 होता है। तो इसमें 13 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कार्बन कार्बन के होते हैं और 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का वाई कार्बन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन जो है उसके कंपाउंड बहुत सारा बनते हैं, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है कैटानेशन। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के ना सबसे ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं नेचर में। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल एलिमेंट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बाय ज्वाइनिंग अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो अदर जो बहुत सारे कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास है, तो कार्बन इज द मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट फॉर कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के लिए सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके मिलेंगे, आप लोगों के कार्बन के मिलेंगे। एंड ड्यू टू दिस इट कैन क्रिएट ए लॉन्ग चेन एंड सीरीज ऑफ एटम्स। तो इस वजह से बहुत सारी एटम्स बना लेता है। कैटिनेशन का आप सीक्वेंस भी याद रख सकते हो, सबसे ज़्यादा कार्बन के होते हैं, फिर सिलिकॉन के, फिर जर्मेनियम के, फिर टिन के। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स जो मिरर होती है वो कहाँ किस साइड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए मिरर लगा दिए। ये आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस है। इधर आप लोगों की हार्ड सरफेस होती है, इधर आप लोगों की जिस सरफेस पर वो होता है वो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस होती है। ये फोकल लेंथ होती है, इधर ये फोकस होता है आप लोगों का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस पूरा का पूरा। नेक्स्ट देख लेते हैं इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो रूल था उसमें आप लोगों से पूछा कि जो मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था स्टेट दैट इफ़ वी अरेंज अवर थंब फॉर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम उन तीनों को इस तरीके से अरेंज करें कि वो तीनों परपेंडिकुलर हो, तब उस केस में क्या होता है, जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को एक्सपीरियंस करता है। और जो फिंगर होती है फोर फिंगर वो किसके डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और एंड द मिडिल फिंगर जो होती है वो पॉइंट्स करती है। तो ये था आप लोगों का। बाकी इसमें मैं आप लोगों को दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट करके, सर ये क्वेश्चन था। बाकी हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सारे के सारे किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। एक स्टेटमेंट ये होता है आप लोगों का इसका। दूसरा स्टेटमेंट होता है द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। उनका जो रेशियो होता है साइन आई बटे साइन आर, ये कॉन्स्टेंट होता है। ये जो आप लोगों का सेकंड स्टेटमेंट होता है। थर्ड होता है द कॉन्स्टेंट इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये जो कॉन्स्टेंट निकल कर आता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो कंज्यूमर राइट डे देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर विल सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 ऑन वेडनेसडे 15 मार्च 2023। तो 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और आप लोगों से थीम पूछी जा सकती है, इसकी थीम क्या होती है, एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये इसकी थीम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का व्हेन द प्रेसिडेंट साइन ऑन द NDRF एक्ट। तो जो NDRF एक्ट आया था उसको प्रेसिडेंट ने कब अप्रूवल दिया था,
तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, वो आप लोगों का राज्यसभा में कब पास किया गया था? अपर हाउस ऑफ द 28 नवंबर। वो लोकसभा में कब पास किया गया था आप लोगों का? दिसंबर 2005 में। दिसंबर 2005 में। इट रिसीव टू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 दिसंबर 2005। तो ये आप लोग की एग्जैक्ट डेट थी 23 दिसंबर 2005 को इसको हमारे प्रेसिडेंट जी का अप्रूवल मिला था। इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, इसमें क्या 11 चैप्टर हैं और 79 सेक्शन है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में इसमें कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर है और 79 इसमें सेक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था आप लोगों का, फोर्थ नंबर ऑफ स्टेट इन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग चौथे नंबर पर लिटरेसी किसकी है? सबसे ज़्यादा आप लोगों की केरला की आती है, सेकंड पर लक्षद्वीप की आती है, थर्ड पर मिजोरम की आती है, तो फोर्थ नंबर पर आप लोगों की गोवा की आती है। एक द्राविड़ लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। जब आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बताया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस एक्ट को देख लेते क्या होते हैं। द रोलेट एक्ट हैविंग द एनार्किल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एज द लॉन्ग नेम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर सिडनी रोलेट ऑफ द रोलेट कमेटी। जो रोलेट कमेटी थी उसके जो हेड थे सर सिडनी, उनके द्वारा इस एक्ट को रिकमेंड किया गया था। इसमें क्या था? इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट था जो भी सस्पेक्टेड था, और उस पर कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा, उसका कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकता था। तो ये इस एक्ट में था। इस एक्ट के बाद ही आप लोगों का क्या होता है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। उससे महात्मा गांधी जी बहुत हताश होते हैं और अंग्रेज़ों के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। तो इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था कब? 1920 से लेकर के 1922 तक। किस लिए? टू परसुएड द ब्रिटिश को परसुएड करने के लिए कि वो उनको स्वराज दे दे या सेल्फ रूल दे दें। और इसका कारण क्या था? ये क्यों चलाया गया था? जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था उसी की वजह से गांधी जी बहुत हताश हुए थे, इतने लोग मारे गए थे। जो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे उन लोगों को जलियांवाला बाग मैसाकर में मारा गया था, अंधाधुंध गोली चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा। तो ये था आप लोगों का। बाकी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है कब एंड किया गया था? तो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में पड़ता है चोरा चोरी जगह, तो वहीं पर हुआ था। वहाँ पर जो क्या था, जो जनता थी उसने उसमें थाने में घुसकर आग लगा दी थी। तो उसी से हताश होकर महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया था। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड, इसी को बोलते हैं चोरा चोरी कांड। तो ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा @HighStudyHS में। बाकी इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, आप लोगों की कितनी एक्यूरेसी है और कितनी आप लोगों के रूम में अटेंडेंस थी। तो ये एनालिसिस थी ICAR की ओर से। जो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, 10 जुलाई को इसका एग्जाम आज लास्ट था। टोटल 8 शिफ्ट इसमें कंडक्ट करवाई गई है। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर हाई स्टडी चैनल से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ICAR की ओर से टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कभी भी कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।